Hello student, this is the fifth part of current affairs of economy. और स्टूडेंट इसमें आज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज हम पहला जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में आज बिजनेस स्टैंडर्ड में जो न्यूज आया है उसमें कहा गया है बिहार ऑप्टेड फर्स्ट ऑप्शन फॉर जीएसटी कॉम्पेंसेशन। तो देखिए जीएसटी कॉम्पेंसेशन के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ऑप्शन क्या है। सरकार ने जीएसटी का जो लॉस हुआ, स्टूडेंट मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो अगस्त में 1% से कम रहा। ठीक है, अगस्त की हम बात करें तो अगस्त में जीएसटी का जो कलेक्शन है 86,449 करोड़ और जुलाई में जीएसटी का जो कलेक्शन था दैट वाज 87,422 करोड़। तो 1% जीएसटी का कलेक्शन जो है डाउन हो गया है। तो इसके लिए स्टूडेंट जीएसटी का जो कलेक्शन डाउन हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करने की बात सरकार कर रही है। अब ये कॉम्पेंसेशन क्या है ये मैं डिटेल में बताऊंगी, पहले हम करंट अफेयर देख लें। तो किस किस राज्यों ने ऑप्शन को माना है और किन किन राज्यों ने ऑप्शन को नहीं माना है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो बिहार के साथ साथ कर्नाटक, असम, इन 3 राज्यों ने सरकार का जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन 1 को माना है कि हम ऑप्शन 1 को हम ऑप्ट करते हैं। उसके साथ साथ कुछ और राज्य हैं जैसे स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के साथ साथ वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना, पंजाब के साथ साथ दिल्ली, इन सभी ने इनका कहना है कि हम ना तो ऑप्शन नंबर 1 मानेंगे और ना ही ऑप्शन 2 मानेंगे। ऑप्शन 1 भी नहीं और ऑप्शन 2 भी नहीं, इन्होंने दोनों ही ऑप्शन को मानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्टूडेंट कि ऑप्शन 1 क्या था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के मामले में सरकार ने क्या ऑप्शन दिया था। अब देखो जीएसटी का रेवेन्यू जो है वो कम हुआ। तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इसमें जीएसटी जब से बना था उसको भी हम आगे और बताएंगे। पहले मैं आपको ऑप्शन 1 बताऊं कि जीएसटी से राज्यों को जो क्षति पहुंची है उसके लिए सरकार का कहना है ऑप्शन 1 कि जीएसटी काउंसिल ने जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, उन्होंने दिया है कि ये जो गैप है, जो आपको 2.35 जो गैप है 2.35 करोड़ का, ठीक है, ये गैप आया है जीएसटी का जो कॉम्पेंसेशन इनको देना है। उन्होंने कहा, हमारे गवर्नमेंट का कहना है कि इसके 2 पार्ट हैं। ये जो जीएसटी का इतना घाटा हुआ है इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ कोविड और दूसरा पार्ट है लॉस इन जीएसटी। सरकार का कहना है कि ये जो लॉस हुआ है सिर्फ जीएसटी के कारण, जीएसटी का लॉस नहीं है, इसमें इम्पैक्ट ऑफ कोविड भी है। कोविड-19 के कारण इतना ज्यादा लॉस उठाना पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने नाम दिया है एक्ट ऑफ गॉड। कि कुछ ऐसी कैलेमिटीज होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये जो लॉस हुआ है जीएसटी का, उसके 2 पार्ट सरकार ने कहे हैं, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ कोविड एंड लॉस इन जीएसटी। तो 2.35 करोड़ में से सरकार ने कहा है कि मात्र 97,000 करोड़ जीएसटी का लॉस है, बाकी का जो लॉस है वो इम्पैक्ट ऑफ कोविड है। राइट, यहां तक समझ में आ गया। इम्पैक्ट ऑफ कोविड है तो सरकार ने कहा है कि भाई हम सिर्फ इस लॉस को कॉम्पेंसेट करेंगे, बाकी का जो लॉस है उसके लिए सरकार ने ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, जीएसटी का जो लॉस है उसका पहला ऑप्शन दिया है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से आप उधार ले सकते हो, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई थ्रू स्पेशल विंडो। अब स्पेशल विंडो क्या है स्टूडेंट, वो मैं आपको बताती हूं। थ्रू स्पेशल विंडो,
ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई थ्रू स्पेशल विंडो, इसके बारे में सरकार ने ये जो पहला ऑप्शन दिया है, सरकार ने कहा है कि आप जो 97,000 है, ये जो आपका 97,000 करोड़ का जो नुकसान है, इसको आप आरबीआई से उधार ले सकते हो, इसको आप आरबीआई से उधार ले सकते हो। ठीक है। और स्पेशल विंडो इसलिए कहा है क्योंकि इस पे कम सूद की दर पर, कम सूद की दर पर उधार ले सकते हो, राइट। और इसको आप मतलब जितने स्टेट हैं, आप 2022 तक 2022 तक चुका सकते हो, 2022 तक चुका सकते हो। और किससे चुका सकते हो? तो सेस कलेक्शन से, सेस कलेक्शन से आप इस कर्ज को चुका सकते हो। तो ये सरकार ने पहला ऑप्शन दिया है, जिसको बिहार, कर्नाटक, असम, इन तीनों ने ये तीनों मानने को तैयार हो गए कि जीएसटी का जो घाटा हुआ है उसके लिए हम आरबीआई से बोरोइंग करने को तैयार है। 97,000 आरबीआई से उधार ले लेंगे और बाकी जो बचा है उसको हम बॉन्ड इशू कर करके हम उसको कॉम्पेंसेट करेंगे। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट, ये तो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन सरकार ने क्या दिया? तो दूसरा ऑप्शन सरकार ने दिया कि जो एंटायर अमाउंट है, जो टोटल लॉस का अमाउंट है 2.35 करोड़, कैन बी मेट बाय बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई मतलब कि ये जो टोटल अमाउंट है 2.35 करोड़ आप आरबीआई से चुका सकते हो, ले सकते हो, उधार ले सकते हो, लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा, हाई इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन सरकार ने दिया है कि 2 सालों में आपको ये पूरा लौटाना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी 2017 से 2022 तक का था, तो 2022 तक आपको इसे रिपे भी करना पड़ेगा। ये था ऑप्शन नंबर 2। तो स्टूडेंट ये 2 ऑप्शन सरकार ने दिए, जिसको बहुत सारे राज्यों ने माना और बहुत सारे राज्यों ने मानने से इनकार किया। किस राज्य ने माना? मैंने आपको बताया, बिहार, कर्नाटक, असम, इन तीनों ने, आज का न्यूज है कि इन तीनों ने ऑप्शन नंबर 1 को ऑप्ट कर लिया है। लेकिन छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पंजाब एंड दिल्ली, इनका कहना है कि ना तो हम ऑप्शन 1 मानेंगे, ना तो हम ऑप्शन 2 मानेंगे। हमारा जो लॉस हुआ है ये पूरी तरीके से सरकार को देना चाहिए, ये लॉस को सरकार को चुकाना चाहिए। तो स्टूडेंट ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब जीएसटी बना था, जीएसटी कब आया था? जीएसटी आपका 2017 में जब जीएसटी को बनाया गया था, जीएसटी की स्थापना की गई थी, तो उसमें जीएसटी काउंसिल का एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल जो है स्टूडेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय है। ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी उस वक्त बनाया गया, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में आर्टिकल 279A में कहा गया है। ठीक है। और चेयर्ड बाय जीएसटी काउंसिल, जिसके बारे में आर्टिकल 279A में कहा गया है, जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको चेयर किया जाता है। और साथ ही ये फेडरल बॉडी है। फेडरल बॉडी का मतलब क्या होता है? फेडरल बॉडी का मतलब होता है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। संवैधानिक निकाय है और एक फेडरल बॉडी है, और इसको चेयर करती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। देखो स्टूडेंट, तीसरी बात जो कॉम्पेंसेशन सेस की बात है, में कहा गया ना कि जीएसटी में जो नुकसान हुआ है उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। तो कॉम्पेंसेशन सेस, ठीक है, ये आपको जीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत ही लिखा हुआ है कि अगर, ये लिखा है कि अगर जो जीएसटी लगाने के बाद 14% तक रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब जीएसटी से अगर 14% रेवेन्यू जनरेट होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो इसका कॉम्पेंसेशन नहीं होता है, तो कॉम्पेंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा।
ठीक है। तो इसी आधार पर ये जो बहुत सारे स्टेट हैं, मैंने आपको बताया दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, ये सभी डिमांड कर रहे हैं कि हम क्यों लोन लें। लोन सरकार को लेना चाहिए क्योंकि आपने अपने एक्ट में ये बताया था कि अगर आपको लॉस होता है तो आप कॉम्पेंसेट करोगे, लेकिन आप कॉम्पेंसेट नहीं कर रहे हो। आप हमें कह रहे हो कि भाई आप उधार ले लो आरबीआई से, और उधार लेने के बाद जो अमाउंट है उसको अपने सेस के फंड से चुका दो। सेस का फंड जो होता है स्टूडेंट, दो चीजों पर होता है, एक लग्जरी गुड पर और दूसरा होता है आपका सिन गुड। दो तरीके की चीजें आप पेपर में पढ़ रहे होगे। लग्जरी गुड जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया। सिन गुड जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखो, एक एनालिसिस हम और करेंगे कि सरकार ने कितना कितना जो है लॉस कितना कितना सरकार को हुआ और कैसे कैसे सरकार चुका रही है। तो उसके लिए हम एक ग्राफ देख लें। 2018 ये है फाइनेंशियल ईयर, 2018, 2019, 2020 एंड 2021 जो कि चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 का हम इसमें ले लें। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 18, इसमें जो सेस था कितना था, सेस फंड था ठीक है, और जो सरकार को कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। ठीक है, सेस फंड क्या है स्टूडेंट, सेस फंड से सरकार कॉम्पेंसेट करती है जीएसटी के लिए। तो सेस फंड उस वक्त 62,611, लेकिन सरकार को कॉम्पेंसेट करना था मात्र 41,011 करोड़। ठीक है, ये सारी अमाउंट हम करोड़ में लेते हैं। तो 2018 में भी सरकार के पास ये जो सेस फंड था बहुत ही ज्यादा था और जो कॉम्पेंसेशन देना था कम था, तो काम चल गया। 2019 में सेस फंड में पैसे आए। सेस फंड जो इन दोनों से जमा होता है, लग्जरी गुड और सिन गुड में 95,008 करोड़ हम बात करें, 95,000 करोड़। और सरकार को जो घाटा हुआ था, घाटे के कारण जीएसटी में जो लॉस हुआ था उसके कारण कॉम्पेंसेट करना था 69,275 करोड़। तो सरकार के पास उस वक्त भी सेस फंड अच्छा था जिससे कि कॉम्पेंसेट हो गया। 2020 में सेस फंड कम हो गया। सेस फंड में जो रेवेन्यू था वो कम हो गया। सेस फंड में रेवेन्यू कम हो गया 95,414 करोड़। और लेकिन कॉम्पेंसेट करना था क्योंकि जीएसटी में उतनी रेवेन्यू नहीं हुई, तो कॉम्पेंसेट करना था 165,302। ठीक है, तो यहाँ 95 और यहाँ 165, मतलब कि कॉम्पेंसेशन ज्यादा करना था। तो ये जो है शॉर्टफॉल हो गया उस वक्त का। अब देखो अभी का जो हम बात कर रहे हैं, तो अभी भी 65,000 सेस फंड में कितना है, 65,000, लेकिन सरकार को कॉम्पेंसेट कितना करना है, सरकार को कॉम्पेंसेट करना है 3 लाख। सरकार को कॉम्पेंसेट करना है लगभग 3 लाख। तो भाई ये जो 65,000 लगभग अगर हम कह लें तो 235,000 करोड़ है ना, जिसको हम अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं 2.35, आप पढ़ रहे हो ना, 2.35 कॉम्पेंसेट करना है। तो ये क्या है, हमारे सेस फंड में 65,000 करोड़, मतलब सेस फंड में जो इनकम है, सरकार की रेवेन्यू इनकम कम है और कॉम्पेंसेट ज्यादा करना है, 3 लाख करना है। तो बढ़ी हुई जो अमाउंट है 2.35 करोड़ लगभग कही जा रही है। ठीक है, तो इससे अगर कॉम्पेंसेट नहीं हो पाता है, इसलिए सरकार ने 2 ऑप्शन दिए कि 2.35 करोड़ आपको देना है। तो उसमें से 97,000 जो है वही जीएसटी का लॉस है, बाकी कोविड के कारण लॉस हुआ है। तो अगर आप चाहो तो जो जीएसटी का जो लॉस हुआ है उसको आप आरबीआई से सस्ते दरों पे उधार ले सकते हो, बाकी के लिए बॉन्ड इशू कर लो। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि ये जो पूरा अमाउंट है 2.35 करोड़ का, इस पूरे अमाउंट को आप उधार ले लो, लेकिन उसमें आपको जो इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। मेजर चेंजेस इन रिटेल सेक्टर स्टूडेंट, दूसरा न्यूज है कि भाई हमारा जो रिटेल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर मतलब खुदरा व्यापार, खुदरा व्यापार में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले जब मार्च 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ स्टूडेंट, हमारी अर्थव्यवस्था में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बहुत ही परेशानी हुई और रिटेल खुदरा व्यापार जो था काफी ठप पड़ गया था। धीरे धीरे सरकार ने लॉकडाउन को खोलना शुरू किया फेजेस में।
लॉकडाउन जैसे जैसे खुलता गया उस तरीके से रिटेलर्स भी अपने दुकानों को खोलते गए, लेकिन जितना रिटेल बिजनेस बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाया और ई कॉमर्स को बढ़ावा मिला। ई कॉमर्स क्या होता है? जो हम ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं ना, किसे किसे खरीदते हैं? बहुत सारे हैं। जैसे आपका अगर फूड की बात कर लो तो कितने सारे ऐप हैं, स्विगी है ना। अगर आपको अपैरल लेना है, क्लॉथ लेना है, तो आप मिंत्रा से मंगवा लेते हो या फिर आप अमेजोन यूज करते हो। तो ये सारे जो हैं ये क्या है? ई कॉमर्स के उदाहरण। तो ये ई कॉमर्स को इससे बहुत ही ज्यादा प्रमोशन मिल गया और ई कॉमर्स आगे बढ़ गया। और 2021 में कहते हैं स्टूडेंट की ई कॉमर्स और आगे जाने वाला है। लेकिन अभी जुलाई अगस्त के बाद से देखा जा रहा है तो रिटेल ट्रेड धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो, नेट ऑब्जॉर्प्शन रिटेल ट्रेड में, खुदरा व्यापार में जो लोगों को काम मिल रहा था वो जो है अभी कम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसमें चेंजिंग ट्रेंड आ रहे हैं। ग्रोसरीज टू ड्राइव ऑर्गेनाइज रिटेल। आप देखिए, शेयर इन ऑर्गेनाइज रिटेल। ऑर्गेनाइज मतलब संगठित। ठीक है। संगठित मतलब एक छत के नीचे आपको सामान मिल रहा है। एक संगठित मतलब वो आपको आप अगर सामान खरीदते हो तो वो बिल भरते हैं, बिल भर करके वो टैक्स देते हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन अगर आप रास्ते में जो हॉकी पॉकी पर सब्जियां बेच रहे होते हैं, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की हम बात करें तो उसमें देखो, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जो ब्यूटी पार्लर एंड सैलून होते थे वो काफी 1% तक सिमट गए, क्योंकि अभी कोई ब्यूटी पार्लर एंड सैलून तो सैलून जाने की बात ही नहीं है। सबसे ज्यादा 65% फूड एंड ग्रोसरी, इनका शेयर ज्यादा है। अभी सबसे ज्यादा फूड एंड ग्रोसरी रिटेल में चल रहा है। ठीक है। फूड एंड ग्रोसरी एंड होम डेकोर एंड फर्निशिंग। उसके बाद का देखो तो हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट। हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट पर भी उसका भी हिस्सा ठीक ठाक है, 4%। होम डेकोर का 3%। ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज, ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज भी काफी कम है, 6%। कंज्यूमर ड्यूरेबल 9%। मतलब अभी सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट रिटेल बिजनेस किसी चीज का चल रहा है तो दैट इज फूड एंड ग्रोसरी, बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है। पहले, इसके पहले का मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाया नहीं है। पहले फूड एंड ग्रोसरी का तो था, फूड एंड ग्रोसरी लोग खरीद रहे थे, लेकिन ब्यूटी एंड सैलून इसमें भी 1% से ज्यादा था। अभी ये 1% से कम हो गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी कम हो गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी, इसका बिजनेस भी, रिटेल बिजनेस भी कम हो गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का रिटेल बिजनेस भी कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी सप्लाई भी बढ़ाई नहीं जा रही, जो पुरानी चीजें हैं उसको सेल किया जा रहा है। और ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब जो आप ऑनलाइन सामान खरीदते और मंगाते हो, ई कॉमर्स जो है वो बिल्कुल दुगना होने जा रहा है अगले साल में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ठीक है। ये आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन है, 4 सितंबर। ठीक है। तो इनके अनुसार ई कॉमर्स काफी अच्छे फ्लाई पर जाने वाला है 2021 में। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, देखो अनऑर्गेनाइज्ड मतलब ये जो रास्ते में आपको छोटे मोटे वो दिखते हैं, दुकानदार दिखते हैं जो कि आपको बिल नहीं देते, दैट इज अनऑर्गेनाइज, इनका कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। ऑर्गेनाइज मतलब जो आपको प्रॉपर टाइप से बिल देते हैं, जिन पे गवर्नमेंट का टैक्स लॉ भी लागू हो पा रहा है। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स में जैसे अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, जेबोंग हो गया, स्विगी हो गया, बहुत सारे ऐप हैं। नेम एन ऐप एंड एन ऐप इज देयर, बहुत सारे ऐप हैं। तो आप अगर देखो तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बहुत ही ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अभी मॉल्स में लोग जा नहीं रहे, है ना। अब देखो 2021 में और ऑर्गेनाइज सेक्टर 18%, ई कॉमर्स का हिस्सा बढ़ जाएगा। ई कॉमर्स पहले 3% इसका भाग था। 3% का मतलब बहुत ही कम, है ना। हम ऑनलाइन चीजें ज्यादा नहीं मंगाते थे, हम क्या करते थे, मॉल में जाओ, सामान देखो, देख करके खरीदो। लेकिन ई कॉमर्स अभी बढ़ने वाला है, मतलब ऑनलाइन चीजें हम ज्यादा मंगाने वाले हैं। तो दैट इज द मेजर चेंज इन रिटेल सेक्टर। टिकटॉक एंड सॉफ्ट बैंक। स्टूडेंट, टिकटॉक के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। टिकटॉक एंड सॉफ्ट बैंक जो है वो टिकटॉक को इंडिया में जो है उसको टेक ओवर करने की बात कर रहा है सॉफ्ट बैंक जो है स्टूडेंट, ये एक एमएनसी है। ठीक है। एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। ये एक जापानी एमएनसी है सॉफ्ट बैंक। ठीक है। इसके द्वारा बहुत इंडिया में बहुत एफडीआई किया गया है, जैसे ओला में भी सॉफ्ट बैंक ने अपने पैसे लगाए हैं। तो ये एक जापानी एमएनसी है जो 1981 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है टोक्यो। राइट। अब देखो,
इंडिया में टिकटॉक के लगभग 200 से भी ज्यादा 200 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स इंडिया में थे, जिसको बंद करने के बाद काफी इसको लॉस उठाना पड़ रहा है। तो सॉफ्ट बैंक ने कहा है कि भाई मैं इसको हायर करने की, ये टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। तो एमएनसी कंपनी जो सॉफ्ट बैंक है, सॉफ्ट बैंक के फाउंडर कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हु इज फाउंडर ऑफ सॉफ्ट बैंक। तो ये हैं मासायोशी सोन, ठीक है, मासायोशी सोन। अब इसके साथ स्टूडेंट कुछ हमारा स्टैटिक पोर्शन टिकटॉक के बारे में भी आपको मैं बता दूं। टिकटॉक के बारे में जो न्यूज आया था द हिंदू में कि टिकटॉक के जो सीईओ थे, टिकटॉक के सीईओ जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, केविन मेयर। इन्होंने क्यों रिजाइन किया था स्टूडेंट? क्योंकि यूएसए ने भी टिकटॉक पे बैन लगाने की बात की थी। तो इसके जो सीईओ थे केविन मेयर, इन्होंने कहा कि मैं रिजाइन दे रहा हूं। इनकी जगह जो नए सीईओ बने वो है वैनिशा पैपस, ठीक है। केविन मेयर कौन है स्टूडेंट? तो केविन मेयर वॉल्ट डिज्नी के स्ट्रीमिंग एग्जीक्यूटिव थे। ये इनको मैं इनके बारे में लिख दूं, ये वॉल्ट डिज्नी के स्ट्रीमिंग एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है। अब टिकटॉक के बारे में थोड़े से हम स्टैटिक पोर्शन देख ले। तो टिकटॉक जो है ये मेन कंपनी नहीं है, ये है पेरेंट सब्सिडरी कंपनी है। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है, ये एक चाइनीज ऐप है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस। ये है पेरेंट कंपनी जो कि चाइनीज कंपनी है, और टिकटॉक उसका एक सब्सिडरी है, उसका एक चेन है। 2012 में ये बना था, ठीक है। इसके संस्थापक, बाइट डांस के संस्थापक झैंग यिमिंग, इनका नाम भी आपको याद रखना है, झैंग यिमिंग, ठीक है। टिकटॉक इंडिया में कब आया था? टिकटॉक की इंडिया में एंट्री हुई थी 2017 में, एंड्रॉयड एंड आईओएस मोबाइल्स के लिए, एंड्रॉयड एंड आईओएस मोबाइल के लिए इसकी एंट्री हुई थी। तो जुलाई में इंडिया ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके 59 चाइनीज ऐप पर हमारे यहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अभी जो है सरकार ने 200 से भी ऊपर चाइनीज ऐप लिंक्ड एप्लीकेशन जितने हैं, चाइनीज ऐप लिंक्ड एप्लीकेशन 200 से भी ऊपर, उस पर सरकार ने रोक लगा दिया। अब देखो रोक लगाना इज नॉट इलीगल, क्योंकि हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, जिसको हम कहते हैं मिती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इनके द्वारा ये काम किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो है एक प्रोड्यूसर्स एंड सेफ गार्ड, ठीक है, हमारा एक लॉ है, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड, procedures and safeguard for blocking of excess information by public rule 2009, ठीक है। इस रूल के द्वारा अगर कोई कंपनी आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रही है तो उस पर आप बैन लगा सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा जो है इस पर बैन लगाया गया। डोंट डिक्लेयर एनपीए, भी देखो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है 3rd ऑफ सितंबर 2020, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है स्टूडेंट की अगर कोई लोन चुकता नहीं हो रहा है अभी, तो उसको अगले 2 महीने तक फॉर 2 मंथ्स उसको आप एनपीए डिक्लेयर मत कीजिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर नहीं कीजिए, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है स्टूडेंट? अगर मान लो किसी व्यक्ति ने किसी से लोन लिया है, मिस्टर ए है, इसने किसी बैंक से लोन लिया है, ये क्या है? बैंक। इन्होंने लोन लिया था कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए इन्होंने लोन लिया था, 3 मंथ्स के लिए इन्होंने बैंक से लोन लिया था। लेकिन 3 मंथ्स के बाद इन्होंने बैंक को लोन चुकता नहीं किया, और अगर 90 डेज हो गए
ड्यू डेट के बाद भी 90 डेज तक इन्होंने लोन चुकता नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है वो बैंक पर एक बोझ की तरह होता है कि आपने पैसे लिए लेकिन बैंक को वापस नहीं किए, तो अब बैंक क्या करेगी, क्योंकि बैंक ने आपको जो उधार दिया था वो भी किसी और का पैसा था, किसी और का डिपॉजिट था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो है कि आप एनपीए डिक्लेयर कम से कम 2 महीने तक मत कीजिए बिकॉज ऑफ कोविड-19। अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, जितने व्यापारी हैं उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी उसको एनपीए डिक्लेयर नहीं कीजिए। स्टूडेंट, बैंक और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है बैंकों को कि आप लोन दीजिए, आप जो है लोन दीजिए और काफी अच्छे से लोन दीजिए, ताकि यहाँ पर अभी जो डिमांड कम हो रहा है उसको हम रोक सकें और हमारा यहाँ निवेश बढ़े। लेकिन बैंक का कहना है कि अगर हमने इतना लोन दिया तो बहुत सारे लोन एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो बैंक काफी सोच समझ के लोन दे रहा है। लेकिन वित्त मंत्री का कहना है कि ये बहुत ही बुरी घड़ी चल रही है, लोन पे किसी भी तरीके की स्ट्रिक्टनेस मत रखिए, लोन को अच्छे से दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जस्टिस अशोक भूषण, 3 बेंच जजेस, इनमें जस्टिस अशोक भूषण, इनके नेतृत्व में ये जजमेंट दिया गया कि भाई कम से कम 2 महीने तक अभी इसको आप एनपीए घोषित ना करें। स्टूडेंट, ये थी हमारी करंट अफेयर की 5वीं कड़ी, और मैं जल्दी ही लाइव आने की भी कोशिश करूंगी स्टूडेंट, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ मुझे, तो मैं उसको भी कवर कर करके मैं आगे लाइव आने की कोशिश करूंगी। और स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक और सूचना है कि अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स लेकर के, या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक्स से ही होता है, तो ये इन दोनों के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट। और इसमें अगर आप अपना ऑप्शनल लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप डायरेक्शन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट, अगले कड़ी के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।